ताहिर परवेज़ मलिक मेरा नाम है। मैं ज़ीशान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपसे बात कर सकूँ। इस स्टेज पे जब मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मुझे कन्फाइन रहने के लिए कहा गया है कि लॉ ऑफ बेल्स पे मैं बात करूँ। एक चीज़ थोड़ी सी जो मेरी एकेडमिक साइड है वो ज़ीशान साहब ने नहीं बताई कि मैं जो है पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से जो है वो PhD रिसर्च स्कॉलर भी हूँ और मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। और 94 के बाद सिर्फ एक बंदे को पंजाब यूनिवर्सिटी ने PhD में डिग्री दी है, तो उसके बाद किसी को भी नहीं दी आज तक। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे साथ कि हमारी एकेडमिक साइड भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और प्रैक्टिकल साइड भी कमज़ोर है। तो अभी सबसे पहले मैंने आपको ये डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये सिर्फ मदद करने की नीयत से मैंने आपके साथ ये डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये मेरे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, मैंने इसको प्रीएम्बल बनाया है। ये प्रीएम्बल है क्या चीज़ कि हमारे जो यंग लॉयर्स हैं जब वो प्रोफेशन में आते हैं तो उन्हें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो ये बार बार सवाल करते हैं कि हम सीखें क्या, हम शुरू कैसे करें। यानी वो कई महीने और कई साल यहाँ पर आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो है उन्हें ये समझ नहीं लगती कि मैंने सीखना कैसे है और अर्न कैसे करना है। तो 2 से 3 साल कबल जो है वो मैंने इस पे सोचा कि हम लोगों को मदद करें जो हमारे पास आते हैं, हम उन्हें प्रोफेशन में रास्ता दिखाएं। तो ये 2-3 साल पहले जो है ये हमने ये डिज़ाइन किया था, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग टारगेट इसमें बनाए गए थे। इसमें मैं ये समझता हूँ जैसे मैं अगर आपकी जगह पर हूँ तो मैं कैसे शुरू करूँ। तो मैंने ये टॉपिक्स जो हैं ये डिवाइड कर दिए हैं। इसमें मलूज़े ख़ातर रखा गया प्रैक्टिकल वर्क को, किताबों को नहीं रखा गया। इसमें मैंने चूँकि मुझे 22 साल यहाँ अदालतों में आते जाते गुजरी है मेरी, तो मैंने इसमें 2 साल लगा के रेपिटेटिव वर्क निकाला है कि ये वो रेपिटेटिव काम है जो हमें यंग लॉयर को फ़ौरन आना चाहिए। अगर वो रेपिटेटिव वर्क जो है वो सीख लेगा तो उसे अर्निंग स्टार्ट होगी। कोई क्या करता है कि वो सिर्फ एक ट्रायल वाले वकील को फॉलो करता है, वो 302 के ट्रायल को 6 महीने देखता रहता है। अगर उसके पास कोई दीगर केस आ जाए तो उसे ये समझ नहीं लगती कि मैं उसको हैंडल कैसे करूं, तो वो फिर इसी मखमसे का शिकार रहता है। इसको हैंडल कैसे करना है इस सारे मामले को, कि हमारे पास 2 ऑप्शन है। अगर हम लैपटॉप यूज़ करते हैं तो इस सारे के फ़ोल्डर बना लें अपने पास, और अगर हम रजिस्टर यूज़ करते हैं तो रजिस्टर पर अलग-अलग ये टॉपिक लिख लें अपने पास। और ये वो बेसिक टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल एक प्रैक्टिकल वकील को उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको ये बातें पता हों। और ये वो बातें हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल की हैं। इसमें कतन जो है वो हेक्टिक वर्क जो है वो शामिल नहीं किया गया, ऐसी चीज़ नहीं बताई गई। ये वो है जो हमारे घरों से, महल्लों से और कचहरियों में रोज़ाना काम आता है। यानी अगर 3 महीने का एक टारगेट बनाया जाए, हम मेरे साथ जो लॉयर्स थे हमने उनको ये टारगेट दिया कि आप इसको 3 महीने में जो काम रोज़ाना देखते हैं उसके अंदर जाके लिखें कि ये वाले कि मुझे थोड़ी सी समय लग गई है, और उसके बाद फिर आपको पता लग जाएगा कि इसमें से मैंने कितना टारगेट अचीव कर लिया। अगर कुछ रह जाएगा तो फिर आप स्पेसिफिकली उस पर वर्क करें, जाके उसको ढूंढें। फ़र्ज़ किया मैंने इसके अंदर क्रिमिनल एडवोकेसी पे ये जो चीज़ें लिखी हैं, अब इसमें ड्राफ्टिंग एंड प्रैक्टिकल अप्रोच के हवाले से मेरा ज़ाती ख्याल है कि FIR लिखनी आनी चाहिए। अब जिसको FIR लिखनी नहीं आती उसको कॉल करता है एक उसका क्लाइंट कि मेरे साथ ये हादसा पेश आ गया, क्रिमिनल लॉ को सेट इनटू मोशन लाना है। अब मॉडर्न दौर है, मॉडर्न दौर में हर शख्स फ़ोन पे राब्ते पे है। जो पुराने कन्वेंशनल वकील हैं वो कहते हैं जी मेरे पास जब रिपोर्ट 173 की आएगी मैंने इससे आगे काम करना है। अब वहीं पर ही क्लाइंट कैप्चर हो जाता है। जो शख्स उनको FIR लिख के देगा वही उसका ट्रायल करेगा, और ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एक ट्रायल के वकील को कि वो FIR खुद ड्राफ्ट कर सके। अब इसके जो 8 एसेंशियल्स हैं इस पर मैंने बात नहीं करनी, लेकिन मैंने आपको एक मिसाल दी कि मैंने बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें निकाल दी जो कि महलों में आती हैं, जैसे पोस्ट रेस्ट, प्री रेस्ट और इट्स सर्टिफिकेट। मैंने आज सिर्फ पॉइंट नंबर 2 पे बात करनी है, लेकिन ये डिटेल सारी मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए दे दी आपको कि ये वो बिल्कुल चीज़ें हैं जिसके बगैर आपको दुनिया में कोई शख्स वकील मानने को तैयार नहीं होगा। और ये बिल्कुल वो वाली बातें हैं कि इंजंक्शन कैसे होगा, जुडिशल फाइल कैसे हैंडल करनी है। अगर आप इन चीज़ों को मास्टर कर लेंगे या कर लेंगी तो आप किसी भी लॉ फर्म के लिए या लॉ चैम्बर के लिए वैल्यूएबल हो जाएंगे। यानी वो आपको क्यों रखे, अगर एक आपका सीनियर है वो आप उसके लिए अगर वैल्यूएबल नहीं है तो वो आपको नहीं रखेगा। अगर हाँ उसको पता है कि ये बंदा जो है, मैं फ्रंट डेस्क की एप्लीकेशन के मैकेनिज़्म का इसको पता है, उसे पता है कि 107, 150 या 151 के अंदर रात बंदे पकड़े गए हैं, तो ये इस काबिल है कि ये जाके सुबह उनको छुड़वा सकता है, तो वो फिर आपको रेफ़र करेगा। वरना वो रेफ़र भी नहीं करता, वो कहता है मेरी साख ख़राब हो जाएगी। एक मैं नए बंदे को, कोई भी शख्स है अगर आपके चोट लग गई है तो बिल्कुल बिगिनर को कोई पट्टी भी नहीं करने देता। तो अब अनफॉर्चुनेट हमारे साथ ये होता है कि हम लोग ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे हमें लोग बताना भी चाह रहे हैं लेकिन हमारा कुछ सीक्वेंस नहीं बन पा रहा होता।
तो वो सारे बेचारे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई एग्ज़ाम्स की तरफ चला जाता है, कोई कहीं और चला जाता है। तो ये मैंने इसके अंदर सारा कुछ सम अप कर दिया कि आप अगर चाहें तो ये रजिस्टर बनाएं और अल्लाह का नाम लेके इसमें शुरू हो जाएं और हर चीज़ जो रोज़ाना देखें उसके नीचे लिखना शुरू कर दें। फिर आपको 1 महीने बाद उसको देखें मुझे इसमें से क्या समय लगी है। इसमें हमने तीनों चीज़ें कवर की हैं। हमने इसमें जो है वो ड्राफ्टिंग और प्रैक्टिकल अप्रोच को भी किया है, ट्रायल रिलेटेड को भी किया है, और सिविल, फैमिली, गार्डियन में सिर्फ वो चीज़ें पॉइंट आउट की हैं। अब ये आप लोगों की हिम्मत है। इस स्टेज पे मैं समझता हूँ जो लॉ है उसकी 2 शक्लें हैं। एक लॉ जो प्योर लॉ है, जो ओरिजिनल लॉ है, जो आप लॉ कॉलेजेस में पढ़ते हैं, और एक वो लॉ है जो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास कोई एजुकेशन का निज़ाम मौजूद नहीं है। ये जो बार वोकेशनल कोर्स है ये दुनिया में होता है कि आपने लॉ प्रोफेशन में आने से पहले आपने कुछ दरमियानी वक्फे में ये चीज़ें सीखनी होती हैं। तो मैं आप सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आप लोगों पे बर्डन नहीं है। ये यंग लॉयर आप समझते हैं कि जी हमारे लिए जो ऊपर लोग बैठे हैं उन्होंने एक नई मुसीबत हमारे गले डाल दी है कि आपने बार वोकेशनल कोर्स करना है। अल्टीमेटली ये आपकी ज़रूरत है कि आप प्रैक्टिकली आपको पता तो हो ना कि आपने हैंडल कैसे चीज़ों को करना है। तो ये बहुत बड़ा पुराना मुतालबा था और हम लोग इससे हमने बहुत सफ़र किया कि हमें यह पता ही नहीं था कि भी ये चीज़ों की ज़रूरत है। आप टॉपर भी हैं, इवन आप अगर आपने टॉप भी किया हुआ है लेकिन आपको प्रैक्टिकल हैंडलिंग नहीं आती तो फिर दुनिया का कोई बंदा आपका क्लाइंट नहीं बनेगा। तो ये एक मैंने जो है ये सारा डिटेल दे दी, चूँकि मेरा ये मौजू नहीं है लेकिन ये हेल्प करने की नीयत से मैंने आपसे चीज़ें शेयर की हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अब इसमें जो हमारे पास बात है वो आज का लॉ ऑफ बेल्स पे हम बात करना चाह रहे हैं। तो ये जो पहली स्लाइड आप इसकी देख रहे हैं, इसके अंदर ये सारी एजुकेशनल साइड है जो इस पे लिखी हुई है। एजुकेशनल साइड पर आप लोग पहले पढ़ के भी आए हुए हैं कि टर्म बेल का मतलब बताया गया है कि ये होता क्या है। बेल का लफ्ज़ी मतलब सिर्फ इतना है या उसका प्रैक्टिकल मीनिंग सिर्फ इतना है कि आपकी जो फ़िज़िकल सेल्फ़ है उसको टेम्परेरीली आपके ज़ामन के हवाले कर दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो फ़ौजदारी वकालत के अंदर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए इख्तियार कर गई है कि बेल के बाद ट्रायल नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर इस तरह का मैकेनिज़्म बन चुका है कि हर बंदे की तवज्जो सिर्फ बेल की हद तक होती है कि आप मुझे फ़ौरी तौर पर रिलीज़ करा दें, मेरी श्योरिटी बांध दें, उसके बाद वो ट्रायल की तरफ नहीं आते। वजह क्या है इसकी, वो एक लंबी तफसील होगी। मुख्तसर सी बात यह है कि आप लोगों ने कल में लेजिस्लेशन में जाना है, आप लोगों ने कवानीन बनाने हैं, हम लोग जा रहे हैं इस दुनिया से, आप दुनिया में आ रहे हैं। अपनी उम्र के लिहाज से ये चीज़ें आपके अंदर कहीं जमा हो जानी चाहिए कि जो हमारा लॉ है वो स्टेटिक है और जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ है ये ग्रो करती है, ये ज़िंदा है। यानी हर रोज़ जो है वो एक हमारी लड़ाई ईवल के साथ है। अब गुड एंड ईवल की बात हम करते हैं कि जो ईवल है वो दुनिया में कोई बताता ही नहीं है। ईवल अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए हर रोज़ नई इनोवेशन कर रहा है। हम एक नया कानून बनाते हैं, अगर हमारी असम्बली बनाती है तो ईवल बगैर किसी अप्रूवल के फ़ौरी तौर पे उसके अंदर से एक नेगेटिव रास्ता ढूंढ लेता है। और जो गुड है वो उस पर बात भी नहीं करना चाहता। वो कहता है कि अगर हमने बात की और ये यंगस्टर्स को बता दिया कि ये ईवल रास्ता भी मौजूद है तो वो लोग कहीं उस ईवल रास्ते को फॉलो ना करें। अब अनफॉर्चुनेट ये होता है कि जो गुड है वो रास्ता जो है ढूंढता फिर रहा होता है और ईवल बंदा रिलीज़ करा के घर जा चुका होता है। तो इसकी वजह से बड़ी मायूसी फैलती है। तो ये हमारा मौजू नहीं है कि मैं ये कहूँ कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये होता है और ये आपने इसको इसी तरह कबूल करना है। और जब आपको मौका मिले कि आप एग्जेक्टिव सीट्स पर जाती हैं या जाते हैं या आपको पता हो कि लेजिस्लेशन की क्या ज़रूरत है, आप इसको कानून को एक पौधे की तरह समझें। ये जैसे एक पौधा ग्रो करता है इस तरह ही ये ग्रो कर रहा है। हर रोज़ नई इनोवेशंस आ रही हैं। जब मैं प्रोफेशन में आया तो साइबर क्राइम्स थे ही नहीं। यानी अब वो क्या किया कि साइबर क्राइम आए। साइबर क्राइम तो हमने बहुत बाद में पास किए, लेकिन कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर से रिलेटेड जराइम आ गए। जराइम जो ईवल था उन लोगों ने उसके रास्ते भी ढूंढ लिए और बड़ी देर बाद हमने कहीं जाके साइबर क्राइम्स जो हैं वो एंटर किए और आज तक बहुत सारे लोग उसकी टर्मिनोलॉजी से वाकिफ़ नहीं हैं। तो हमने अपने आप को अपग्रेड करना है, अपडेट करना है, हर रोज़ करना है। यानी अगर आप वकालत के प्रोफेशन में ज़िंदा रहना चाहते हैं तो आपको चाहिए ये कि जिस तरह आपका मोबाइल थोड़ी देर बाद वो कहता है कि इसको थोड़ा सा अपग्रेड करो, अपडेट करो अपने आप को। तो इस तरह मुसलसल अगर हम अपडेटेड रहेंगे तो फिर हम अपने क्लाइंट को रास्ता दिखा सकेंगे। अब क्लाइंट जो है वो आपसे गाइडेंस मांग रहा है, क्लाइंट जो है वो आपको कहता है कि मुझे हर स्टेज पे गाइडेंस दो। अब इसकी मोटी 3 स्टेजेस होती हैं, एक प्री ट्रायल है, एक ट्रायल है, एक पोस्ट ट्रायल है। अब प्री ट्रायल से मुराद जब FIR दर्ज हो जाती है उसको हम प्री ट्रायल कहते हैं, लेकिन उससे भी पहले एक पूरा फेज़ है।
कि जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, आपका मुकदमा दर्ज हो रहा है, नहीं हो रहा, पुलिस की हायरार्की क्या है, उसको क्लाइंट को कैसे आपने असिस्ट करना है, तो ये आपको वेल इक्विप्ड होना चाहिए। अब हमारे जो पुराने लॉयर हैं, ये दो फ़िलासफ़ीज़ हैं, वो कहते हैं कि जी वकील का तो थाने में काम ही नहीं है, तो वो ना उन्होंने खुद सीखा हुआ है, ना वो आगे इसको सिखाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो डेरोगेटरी है कि कोई वकील थाने में जाएगा। तो हम भी कहते हैं कि ना जाएं या ना जाएं, ये आपका पर्सनल फेल है, लेकिन आपको पता हो कि ईवल किस तरह से आपके क्लाइंट को वहीं से ही उठा के ले जाता है। अब हम इसमें टर्म बेल की मैंने आपको डेफिनेशन यहाँ पर ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की भी डेफिनेशन है, वेबस्टर उसकी भी यही है। वो यही कहते हैं कि बेल मीन्स टू प्रोक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम लीगल कस्टडी बाय अंडरटेकिंग दैट ही शैल अपीयर ऑल द टाइम एंड प्लेस डेजिग्नेटेड एंड सबमिट हिमसेल्फ द जुरिसडिक्शन एंड जजमेंट ऑफ द कोर्ट। मकसद कोई क्राइम अगर कमिट हो गया है तो बेल का सिर्फ इतना सा मतलब है कि उसको क्या जेल में उसको रखना है ड्यूरिंग ट्रायल, या ट्रायल के दौरान उसको हमने बाहर निकाल के उसकी श्योरिटी के हवाले कर देना। अब ये इतनी सी बात है बेल, लेकिन ये सबसे पहले ये वो काम है जो यंग लॉयर्स को मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है। यानी अब इससे आगे 10% काम ऐसा है जो हाई कोर्ट जाता है और 20% सेशन जाता है, 70% काम मैजिस्ट्रियल कोर्ट में होता है। अब मैजिस्ट्रियल कोर्ट में 70% बेलें जो हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें ये किताबों वाली चलती नहीं है, ऐसे है या ऐसे है, अंडरस्टूड बातें हैं, लोगों को पता है कैसे होता है। अब अगर हम बेल की डेफिनेशन अगर सब लोग अंडरस्टैंड कर गए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो मुझे बता दें, मैं दोबारा बता देता हूँ, वरना मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि ये बातें तो किताबों में 100 जगह लिखी हुई हैं कि बंदे को ज़ामन के हवाले करना है। अब दूसरी बात है कि ज़ामन होता क्या है। अब ज़ामन दो तरह का होता है। शहर लाहौर के अंदर जो है हमारी प्रैक्टिस जो है यहाँ पे, अब सेक्शन 91 जो CRPC का है वो ये कहता है कि भी कोर्ट जो है वो किसी से भी जो है बेल बॉन्ड ले सकती है। अब बेल बॉन्ड जो है उसका एक ख़ास फॉर्मेट है। अब हम यहाँ से जैसे जैसे लर्निंग करते जा रहे हैं, अगर मैं एक नया हूँ आपकी जगह पे, तो मैं सबसे पहले इस फॉर्मेट को अपने मोबाइल पे सेव करूँ, एक हल हुआ उसकी तस्वीर खींचूँ और अपने पास रख लूँ। ये ज़रूरी नहीं है लॉ के अंदर कि आपको हर चीज़ याद हो, आपको ये पता हो कि बवक्त ज़रूरत मैंने अप्रोच कैसे करना है। हम बिल्कुल नए हैं, नई कहानियाँ हम याद नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें अप्रोच कर सकते हैं कि हम वक्ती तौर पे हमें किसी को रात के 12 बजे ढूंढनी ना पड़े, हम अपना डाटा बैंक बनाएं। यानी सन 2000 में मैंने डाटा बैंक बनाना शुरू किया। यानी एक आप जो आपसे सीनियर है या जो आपसे आगे चल रहा है वो आपको ये बताएगा कि दोराहे जब आपकी लाइफ में आते चले जाएँ तो आपने किसको फॉलो करना। यानी सन 2000 में कॉन्सेप्ट था कि आपने स्टेनो को फॉलो कर रखना है, आपने रीडर को रखना है, आपको एक बहुत सारा स्टाफ चाहिए। आज भी कन्वेंशनली एडवोकेट जनरल ऑफिस में इसी तरह से हो रहा है कि बहुत सारे लोग आपकी मदद करने वाले हैं। लेकिन जो मॉडर्न ट्रेंड है अमेरिका का, वो कहते हैं कि जो एक शख्स है वो अपना लैपटॉप यूज़ करे, सिर्फ उसको एक चाय वाला बंदा चाहिए, वो अपना डाटा भी खुद रखे, अपनी फाइलें भी खुद रखे और हर चीज़ महफूज करे। मैं ये मेरे पास दो रास्ते थे कि मैं टांग पे टांग रख के बैठ जाऊँ और स्टेनो को बुला के उससे कहूँ काम करे, और दूसरा ये था कि मैं खुद टाइपिंग करूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे आज भी टाइपिंग नहीं आती, लेकिन मैं मोर देन 5000 पिटीशंस अपने हाथ से लिख चुका हूँ, क्योंकि जब तक मैं हाथ से नहीं करूँगा तो मुझे नहीं आएगा। तो वो मैंने उसको स्टेनो को सन 2000 में ये बात सीख गया कि मैंने इस रास्ते को इख्तियार करना है। मुमकिन है कोई स्पीकर आए उसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया हो। मैं अपनी आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने आज से काम करना शुरू किया तो मुझे समझ आना शुरू हुई, खाली कंप्यूटर नहीं, यानी आपको लोअर कोर्ट्स के अंदर बहुत कुछ हाथ से लिखना है। जैसे नमाजियों के सर पर और घुटनों पे निशान है, तो मेरे ये हाथ पर निशान बन गया लिख लिख के कि मैंने इतना लिखा कि हर चीज़ मैंने अपने, ये चीज़ नीचे लगती थी तो मुझे शीशे का वो रखना पड़ा टेबल। तो यानी हमें हर चीज़ हाथ से करनी है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है, जैसे अब बहुत बर्निंग इशू बाज़ बन जाता है कि इमरान खान साहब का इशू बना हुआ है, मौके पर पिटीशन देनी है, तो आप इस काबिल हों कि आप उर्दू में भी पिटीशन लिख सकें। यानी अब जो ब्रीड आ रही है वो इंग्लिश में पढ़ के आ रही है और उनके लिए उर्दू के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। वो कहते हैं मुझे उर्दू समझ नहीं आती जो टेरा मॉडर्न लिखे हुए हैं। तो अब उसका हल यही है कि हमने अपने पे खुद वर्क करना है। अब बहुत आसान है कि जो आपसे पढ़ा नहीं जा रहा उसकी तस्वीरें खींचें और ऐसा बंदा ढूंढे जो साथ है, वो आपकी मदद कर देगा और उसको आप पढ़ लेंगे। मैं दोबारा बेल बॉन्ड की तरफ जाता हूँ कि बेल बॉन्ड क्या होता है कि अब शहर लाहौर के अंदर हर एरिए की अपनी प्रैक्टिस है। लाहौर के अंदर फ़र्द के ऊपर मचलका नहीं होता। यानी फ़र्द क्या होती है, फ़र्द जो छोटे छोटे नवाही इलाके हैं, हमारी पेरिफेरीज़ हैं, वहाँ पे जजेस की ये रिक्वायरमेंट होती है कि अगर किसी शख्स ने किसी की ज़मानत देनी है तो वो पटवारी के पास जाए, फ़र्द मलकियत साथ लेके आए, वो साथ अटैच होती है, फ़र्द बराए ज़मानत लिखा जाता है उसके ऊपर। जबकि जो हमारी लोअर को या लाहौर के अंदर यहाँ पर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सेल डीड लेके आएँ। कहीं कहीं हम जो अलॉटमेंट लेटर को भी ले लेते हैं और लोअर कोर्ट के अंदर मोटरसाइकिल और जो है वो गाड़ी के कागज़ भी चल जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ऑफेंस किस किस्म का है, यानी जिसके अंदर कोर्ट हैंडल किसको कर रही है।
यानी कुछ वर्किंग हमारी लोअर कोर्ट्स के अंदर जैसे आप इस तरह डिवाइड कर लें कि डबल विकेट मैच भी होता है, 20-20 भी होता है, टेस्ट मैच भी होता है। तो ट्रायल जो है वो आपका टेस्ट मैच है, और ये जो छोटे छोटे काम हैं ये सारे आपके 20-20 और डबल विकेट है। यानी जब तक एक नया वकील समझने की कोशिश करता है, कोई हैकल जैकल घुसता है, वो काम करवा के चला भी जाता है, और अननेसेसरी लोग जो टाउट्स हैं वो सारे मार्केट को कैप्चर कर चुके हैं। 90% काम जो है हम सब सारे लोग, आप ब्रेन हैं, आप पढ़ के आए हैं, काम आपने सीखा है, लेकिन वो इतने शार्प हैं कि उन्होंने रास्ते ढूंढ लिए हैं। जहाँ पे लॉ होगा वहाँ पे उसकी अब्यूज़ होंगी। तो जो अब्यूज़ हैं वो फौरी तौर पे उस अब्यूज़ को वो लोग इस्तेमाल करते हैं, अपने रास्ते बना लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता कवानीन बना रहे हैं। एक बंदे ने 550 ज़मानतें दी हुई हैं, और इतनी स्मार्टली वो काम करते हैं कि वो आप लोग कहते हैं कि जाओ असली करवा के लाओ, असली बंदा नहीं पहुंचता, जितनी देर में वो बंदा रिलीज़ होकर चला जाता है। तो बेल बॉन्ड्स, यानी हमें पता हो कि जब रात को हमें कॉल आती है कि भी मैं रात ये मेरे पर FIR हो गई, अब अगर FIR आने के बाद आपने उसको बताना है कि आपके पास सुबह क्या होना चाहिए। सबसे पहले FIR होनी चाहिए। मैं बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे बात कर रहा हूँ। अगर आपने एकेडमिक साइड पे गुफ्तगू करनी है तो मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। अगर जिशान साहब आप मुझे असिस्ट करें कि जो मैं वट एवर आई कैन टेल। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जब हमारे पास कॉल आती है कि जी ये एक बंदा रात को हमारे पर FIR हो गई है, तो उसका स्टैंडर्ड क्या है, हमें क्या चाहिए। हम फौरी तौर पर उसे व्हाट्सएप पे या मॉडर्न डिवाइसेस के लिए उसकी FIR मंगाने की कोशिश करें कि उसे हुआ क्या है। अब जैसे ही वो हमारे सामने FIR आ जाएगी तो हमने उसको ये देखना है कि क्या ये सीरियस है या नॉन सीरियस है। दो ही कैटेगरीज हैं। एक छोटे छोटे पेटी फेंसेज हैं, 188 हो गई जी, डबल सवारी पे बैठा हुआ था, डबल बैठ गया जी, 2 हो गए। अब यहाँ ये भी समझना है कि जिसके साथ पे लग जाए, PPC का फेंस कोई है तो इसको इन्वेस्टिगेशन विंग हैंडल करेगा, और जिसके साथ पे ना लगे, जैसे 25D है, टेलीग्राफी एक्ट है, इसको ऑपरेशन विंग हैंडल करेगा। अब उसको पेश करवाने वाले लोग ही और हैं। पे PPC, हाँ, ताज़ीरात पाकिस्तान जी। अब अच्छा, अब वो ये होता है कि हमें जब वो जो है ना फ़ौरन हमें समझना चाहिए कि इसको क्लाइंट को अब इसने हैंडल किसने करना है। यानी थाने के अंदर, लाहौर शहर के अंदर पुलिस ऑर्डर 2002 जब से आया है, तो हमने लाहौर में इम्प्लीमेंट करते हुए थाने के अंदर 2 हिस्से बना दिए हैं। एक ऑपरेशन विंग कहलाता है, एक इन्वेस्टिगेशन विंग कहलाता है। अब थाने के अंदर जो पुलिस स्टेशन है उसमें जो ऑपरेशन विंग है उसका इंचार्ज SHO होता है, और इन्वेस्टिगेशन विंग का इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन होता है। अब हमने जाना किधर है, अब ये दोनों के ऊपर जो है एक SDPO होता है। वो SDPO या ASP होगा या DSP होगा, वो सुपरवाइजरी पुलिस ऑफिसर है, वो SHO का भी इंचार्ज है और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का भी इंचार्ज है। उस रैंक में आके ये दोनों अख्तियार इकट्ठे हो जाते हैं। उससे जब हम ऊपर जाते हैं, जी सॉरी, नहीं, एक सुपरवाइजरी पुलिस ऑफिसर होता है। देखें, ये हमारी ना ये एग्जेक्टिव मैनेजमेंट है। लाहौर शहर में ये लोग चीज़ें ग्रो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे शहरों में आज भी DPO सिस्टम है, यानी शेखुपुरा सिस्टम में DPO है वहाँ पे। तो ये बात सिर्फ आपको समझाने के लिए कैसे होता है। अब अपग्रेडेशन जैसे इन्होंने नई मालूमात दी कि जी मैं वहाँ पे गया और मैंने देखा ये अलग-अलग हो गए, तो वो अलग-अलग हो सकते हैं, मेरी कोई मालूमात आखिरी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इनकी एक हायरार्की है। हमें मुसलसल इस हायरार्की को और काम करने के मैकेनिज़्म को समझना है कि हमें हमारे क्लाइंट ने बता दिया, मैं फिर वापस जाता हूँ कि ये मेरे पर FIR हुई है, हमने समझना है कि ये पेटी ऑफेंस है या ये एक सीरियस ऑफेंस है। अब जैसे ही ये एक छोटा सा ऑफेंस है, फ़र्ज़ किया बिल्कुल मामूली सा है, तो अब अगर हमने उसको दुरुस्त रास्ते की तरफ चला दिया, अगर हमने उसको कहा कि तुम्हारे ऊपर 25D टेलीग्राफी एक्ट की, अब 2 ही बातें, या वो गिरफ़्तार होगा या नहीं गिरफ़्तार होगा। अब प्रैक्टिकल बात यह है कि अगर वो गिरफ़्तार नहीं होगा तो फिर हम उसे प्री अरेस्ट की तरफ ले जाएंगे। अब जो ईवल है साइमल्टेनियसली वो आपके साथ काम कर रहा है। ईवल कौन लोग होंगे? ईवल वो लोग होंगे जो थाने में कहेंगे कि यार तुम्हें क्या ज़रूरत है प्री अरेस्ट में जाने की, तो मेरे साथ चीज़ों को मैनेज करो, इस मुलज़म को आप घर सुला देते हैं, इसको सुबह थाने में वहाँ पे कचहरी में सुबह पेश करेंगे, वहाँ ये अंदर जाएगा और हम तुम्हारी बेल भी करा देंगे। यानी ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हमें ये मसाइल आ रहे हैं, और इस मसाइल को लेजिस्लेशन के ज़रिए हमने कल को हल करना है। यानी बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जो लेजिस्लेशन, जो आप एक लोगों के रिश्तेदार हैं, MP MNA बन जाते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि कहाँ कहाँ कानून में ज़रूरत है, गुंजाइश है इसको ठीक करने की। तो अब एक तरफ आम वकील होता है जो कहता है कि मुझे FIR की कापी दो, दूसरी तरफ आपके मुकाबले पे जो ईवल काम कर रहा है वो खुद ही उस FIR का कस्टोडियन है, वो खुद ही वो वहाँ पर पैकेज देना शुरू कर देता है।
आप जाएंगे तो आपको हो सकता है मिलने ना दें और उसको पैकेज मिल जाएगा उसका कि भी वो तुम्हें रात घर सुला देंगे। ये ईवल है। ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हमने ये सीख के यही करना है, लेकिन आपको पता हो कि हमें इससे लड़ना है। हमारे जो क्लाइंट्स हैं इनको हम जब तक कैप्चर नहीं करेंगे, अपने पास नहीं रखेंगे, उन्हें अच्छी असिस्टेंस नहीं दे सकेंगे। आपका सगा भाई भी पकड़ा जाए, आप उसे, अब वो क्या करते हैं कि अगर आप उनकी बात नहीं मानते तो सुबह वो उसकी गिरफ्तारी डाल के पेश ही नहीं करते। रात 12 बजे के बाद FIR है, वो कहते हैं जी 24 आवर के बाद पेश करना है, तो मैं तो कल पेश ही नहीं करूँगा। सारे वकील फेल हो जाते हैं और वो ईवल जीत जाता है कि जब तक वो उसकी गिरफ्तारी डाल करके नहीं लाएगा तो वो पे सुबह बेल ही नहीं होगी। अब इसकी रेमडीज़ क्या हैं? अगर हम उन्हें छेड़छाड़ करेंगे तो वो हमारे क्लाइंट को और लंबा करेंगे। तो यानी ये सारी चीज़ों से हम साइमल्टेनियसली, एक यंग लॉयर लड़ रहा होता है कि जब उस तक FIR आती है तो सबसे पहली चीज़ उसकी रिक्वायरमेंट FIR है, फिर उसकी रिक्वायरमेंट एक वकालतनामा है कि उसके पास वकालतनामा हो। तो वकालतनामे की साइंस को हमने समझना है कि वकालतनामा होता क्या चीज़ है। वकालतनामा वकील को वकालत करने का इख्तियार वकालतनामा कहलाता है। अब वकालतनामा 2 जगह पर उसको जो है टेस्ट करवाया जा सकता है। एक तो वो जगह जिस वक्त वो मजिस्ट्रेट के पास पेश होगा और वो उस वक्त वकील साहब साथ पेश होंगे और जाकर उस वक्त वकालतनामा अपना भर के ले जाएंगे और वो वहाँ पे टेस्ट करवाएंगे। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि हर जेल के बाहर डब्बे बने हुए हैं और मखसूस टाइमिंग्स हैं। आप अपने क्लाइंट को वकालतनामा देते हैं, उसके ऊपर मुलज़म का नाम लिखते हैं, लेकिन मुलज़म जेल के अंदर मुलज़म को उसके बाप के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। मुकदमा नंबर से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस रखता है कि उसका बाप कौन है, वो भी लिख के देना है आपने। और वो उस डब्बे में डाल देते हैं, डब्बे भी से अंदर जाता है और सुपरिटेंडेंट उसको टेस्ट करता है। तो वकालतनामा तीसरा एक ऑप्शन ये होता है कि मुलज़म ऑलरेडी हवालात जुडिशल है और हर 14 डेज़ के बाद वो रूनुमाई के लिए मजिस्ट्रेट साहब के पास आ रहा है। तो उस तीसरा ऑप्शन क्या होता है? अगर आप मुलज़म पेश होकर गया जज साहब के सामने, अब वो जुडिशल रिमांड तो का मतलब तो आपने बता दिया कि भी वो जेल के अंदर उसको भेज दें और उसकी जो कस्टडी है वो जुडिशल अफसर अपने ले ले, अपने उसमें ले ले डोमेन में। और एक फ़िज़िकल रिमांड का मतलब वापसी होता है कि फ़िज़िकल रिमांड का मतलब है कि उस शख्स को वापस पुलिस के हवाले फॉर द टाइम बीइंग दे दिया जाए। तो तीसरा ऑप्शन क्या होता है जब हम वहाँ पेश हों? तो क्या हम आर्गूमेंट कर सकते हैं? सॉरी, और कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करें? नहीं, बरी नहीं, डी से होता है डिस्चार्ज। सेक्शन कोई बताए? नहीं, और 63 यानी 63 के अंदर, यानी आप, ये बेसिक चीज़ है कि जब एक मुलज़म को पुलिस पकड़ के जब जज साहब के सामने खड़ा कर देती है तो वहाँ पर 3 बातें डिसाइड हो रही होती हैं। अब होता क्या है वहाँ पे, उस दिन तक जैसे ही जब बंदा पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद पुलिस डायरी स्टार्ट हो जाती हैं। पुलिस डायरीज़ क्या हैं कि वो पुलिस लिखती है, सबसे पहले FIR लिखती है उसकी पहली ज़िम्नी में, और उसके साथ नक्शा मौका नज़री उसकी दूसरी आइटम है, और थर्ड ये होती है कि भी अगर मौके से कोई चीज़ बरामद हुई तो फ़र्द मकबूज़ियाँ बनाती है, और वो समझती है कि इसके जो फ़िज़िकल सेल्फ़ है वो मुझे कुछ देर के लिए रिक्वायर्ड है, वो एक दरख्वास्त बना के ऊपर लगाता है। उस दरख्वास्त के ऊपर क्या लिखा होता है? मुकदमा नंबर बेजुर्म थाना लिखा हुआ है, मुलज़म की नाम बल्दियत लिखी हुई है, दरख्वास्त वो रिक्वेस्ट करता है कि फ़िज़िकल रिमांड, और नीचे रीज़न देता है, और रीज़न देने के बाद वो साइन करता है और उसको कहाँ से फॉरवर्ड करवाता है? कौन बताएगा? प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से उसको फॉरवर्ड करवाएगा। और वो जो प्रोसिक्यूशन से किससे फॉरवर्ड करवाएगा? अगर वो मैजिस्ट्रेट के पास है तो किससे करवाएगा, और सेशन जज के सामने अगर है तो कहाँ से करवाएगा? मैं दोबारा सवाल कर रहा हूँ कि अगर एक मुलज़म पेश हुआ है और वो उसका रिमांड चाहिए, और एक वो मैजिस्ट्रेट के पास पेश हुआ है, तो वो किस रैंक के बंदे से साइन करवाएगा? और सेशन कोर्ट में जाएगा तो किस रैंक के बंदे से करवाएगा? कौन बताएगा कि सेशन जज के पास कौन सा रिमांड पेश होता है? कौन से ऑफेंस में सेशन जज के पास रिमांड पेश होता है? सॉरी, ऊंचा बोले। प्री अरेस्ट में कोई रिमांड नहीं होता। और बोलें, कोई और शख्स बोले, बताए कि सेशन जज के पास सेशन जज रैंक के पास कौन सा रिमांड पेश होता है? चलें मैं सवाल को और रिफाइन मौका देता हूँ। सॉरी, और FIA का भी मैजिस्ट्रेट डील करता है।
यूजुअली आम तौर पर जब तक लेजिस्लेशन में बाकायदा लिख ना दिया जाए कि रिमांड खुद हैंडल करना है, जैसे कि टेररिस्ट कोर्ट में होता है कि उसका रिमांड भी टेररिस्ट कोर्ट में ही सेशन जज साहब के पास, रैंक उनका सेशन जज है, वहाँ पर वो कुछ और बाख्तियार उनके पास ये भी दहशतगर्दी के जज साहब भी होते हैं, वो अपना रिमांड वो हैंडल करते हैं। लेकिन 95% रिमांड मैजिस्ट्रेट के पास आता है, 302 का रिमांड भी मैजिस्ट्रेट के पास आता है, यानी वो अपना इलाका मैजिस्ट्रेट जो है वो रिमांड को हैंडल करता है। अब वो जब रिक्वेस्ट जज साहब के सामने आती है, फॉरवर्ड शुदा होती है, हमें ये समझना है कि ADPP, DDPP और इनके ऊपर दो ऑप्शन आ जाते हैं जब आप DDPP बन जाते हैं, या तो आप DP बन जाएं, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर बन जाएं, या DPG बन के हाईकोर्ट चले जाएं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट 2007 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से हमने बनाया, तो 2 रूट बन गए, यानी जो आप DDPP जब सीनियर हो जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर बन जाएं, या आप डिस्ट्रिक्ट ले लें, या आप DPG बन के PG ऑफिस को ज्वाइन कर दें जो हाई कोर्ट के अंदर वहाँ पर प्रोसिक्यूशन साइड को देखेगा। तो अब इसमें हमने ये समझना है कि जहाँ पर कानून साजी के अंदर लिख दिया जाए कि ये इसका रिमांड ट्रायल कोर्ट हैंडल करेगी, वो वहाँ जाएगा, अदरवाइज़ सारा कुछ मैजिस्ट्रेट के पास आएगा। तो आप में से कोई बता सकता है कि कब वो जो मुलज़म मैजिस्ट्रेट के पास पेश हो रहा है वो अपनी ट्रायल कोर्ट में जाएगा, किस स्टेज पे जाएगा ट्रायल की? चलान कौन पेश करेगा? किस सेक्शन में वो जज क्या लिखेगा? किस सेक्शन के 173 जो जज अपना इख्तियार है वो कौन सी सेक्शन का इस्तेमाल करेगा? 190 का कॉग्निजेंस जब वो लेगा, वो देखेगा, वो कहेगा मेरा इख्तियार नहीं है, एक ऑर्डर लिखेगा, उसको डाकखाने की तरह मुतल्लिका अदालत में भेज देगा। अब हम दोबारा रिमांड की तरफ आते हैं कि रिमांड पेपर हमारे सामने है, उसको ADPP ने फॉरवर्ड कर दिया है। फॉरवर्ड करने के बाद अब वहाँ पर हम जज साहब के जब सामने जाएंगे तो उस वक्त जब मुलज़म पेश हो रहा होगा, क्या कोई लोअर कोर्ट के अंदर ऐसा वक्त मुकर्रर है कि जिसमें उस रिमांड के लिए मुलज़म पेश हो रहे हों? बताएं। रिमांड के लिए कोई एक्सक्लूसिव टाइम है मैजिस्ट्रेट के पास पेश होने का? ये हमारे लिए हार्डशिप है कि जब पुलिस वाला लाएगा हमें तब पेश होना है, यानी वो सुबह 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक वो मुलज़म को रख सकता है। ये एक उसका इख्तियार है जिसको वो अब्यूज़ करता है। अगर आप वकील साहब उनके साथ हार्श लैंग्वेज यूज़ करेंगे, वो कहेगा मैं 2:30 बजे आऊँगा। अब वो 2:30 बजे आने के बाद और अगर आपसे उनके गुस्सा है तो वो कहेगा मैं मुलज़म को कड़ी लेकर धूप में खड़ा करूँगा। यानी ये छोटी छोटी वो नेगेटिव चीज़ें हैं जिनसे जो फैसिलिटियाँ मुलज़म को ईवल से मिलती हैं, और वो हमें चॉइस करने की बजाय छोटे केसेस में ईवल को चॉइस कर जाते हैं। मेरे ख्याल हमारी स्क्रीन जो है वो कोई इशू नहीं। अच्छा, वो अब हम यहाँ पे पहुँचे थे कि रिमांड, फ़िज़िकल रिमांड को हम समझ रहे थे कि वो फ़िज़िकल रिमांड हुआ तो वहाँ पर उस वक़्त 3 बंदे खड़े हों, 3 घर खड़े होंगे। कौन कौन लोग खड़े होंगे जज साहब के सामने? एक तरफ तो मुलज़म खड़ा होगा और मुलज़म का वकील आ सकता है उसके अंदर, मुद्दई की तरफ से प्रोसिक्यूटर खड़ा होगा, एक और करैक्टर खड़ा हो सकता है, आईओ हो सकता है, और आईओ तो है, और कौन खड़ा हो सकता है रिमांड स्टेज पे? उस वक़्त जो खड़ा है ना, वो मुद्दई की तरफ से वकील भी आ सकता है। अब जब मुद्दई की तरफ से वकील आता है तो ये कौन सा सेक्शन है जो बताएगा कि जिसमें लिखा हुआ है कि मुद्दई का वकील सीनियर होगा या प्रोसिक्यूटर सीनियर होगा? एक CRPC का एक स्पेसिफिक सेक्शन है इसके ऊपर। बताओ इरफान साहब। नहीं, आप बताएं ना, आपने इस पर आर्गू किए थे। ये किताब खोल कर देखें, मुझे ज़ुबानी ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन ये ले लें किताब। वो सीनियर होगा। अच्छा, ये जब सीनियर होगा ना, ये खड़े होने की तरतीब भी इस पर डिपेंड करती है कि जब हम अदालत के सामने खड़े होंगे, हम मुद्दई की तरफ से आएंगे तो हम जूनियर हैं, जब मुलज़म की तरफ से आएंगे तो हम सीनियर हैं। ट्रायल करें, बेल करें, हमारे राइट साइड पर मुलज़म और हमारे दरमियान प्रोसिक्यूटर होगा, सीनियर वो होगा। यानी ये चीज़ें समझनी होती हैं कि हम कौन हैं। अदालतों में हम जाएँ तो हमें ये पता हो कि हमारा इख्तियार क्या है। मैंने आंखों से देखा है कि यंग लॉयर जब पेश होते हैं तो वो जज के कान में एक चला गया बात करने के लिए वकील, तो उसने कहा जी वो जैसे अमला जाके बात कर रहा था तो मैं भी कर रहा हूँ। तो यानी उन्हें ये भी नहीं पता था कि इस ख़ास लिमिट से आगे हमने नहीं जाना। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। फिर हम उस स्टेज पे जब मुलज़म पेश होता है, हम अपना वकालतनामा उसी वक्त रीडर को देते हैं, वो उसको साइन कर देता है और वो अटेस्ट कहलाता है। उसके बाद अगर मुलज़म जेल के अंदर चला गया तो जेल से जो मुलज़म 14 दिन बाद आता है तो अदालत का कौन सा एहलकार है जो इसको पेश करवाता है, उसे क्या कहते हैं? ऊँची बोले, कौन सा नायब कोर्ट? कितनी किस्म के नायब कोर्ट होते हैं, कोई बता सकता है? नायब कोर्ट की कितनी किस्में हैं, कौन बताएगा?
नायब कोर्ट की दो किस्में हैं। एक वो नायब कोर्ट होता है जो अदालत के अंदर ही रहता है, और वो जो उस अदालत के अंदर पुलिस फाइल का कस्टोडियन वो होता है। वो सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पर अपॉइंटेड होता है। ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो वारंट्स के ऊपर मुल्ज़म को, हरासती मुल्ज़मान को वहाँ पर जज साहब के सामने डेली पेश करता है, और वो एक रजिस्टर मेंटेन करता है जिससे पता लगता है कि आज किस मुल्ज़म ने आना है। यानी कोई ऐसा केस भी तो हमें मिल सकता है ना जिसमें मुल्ज़म हो ही जेल के अंदर और उसने 14 दिन के बाद पेश होना है, तो वो जो कहाँ जाके ढूंढना है, वो हमने उसको जो अदालत के अंदर वो वाला नायब कोर्ट जो कि अदालती नायब कोर्ट है उसको ढूंढना है। एक और नायब कोर्ट होता है, वो थानों की तरफ से मैसेंजर होते हैं जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एलमस से, जज साहब के अहकामात लेके थाने में कम्युनिकेट करते हैं। वो मुख्तलिफ थानों के वो अलहदा से एक मैसेंजर है, वो भी कहते हैं जी फ़लाँ थाने का नायब कोर्ट है। अच्छा, ये जो कोर्ट की तरफ से थाने को मैसेज जाता है, आप मेरे को बता सकते हो उसको उर्दू में क्या कहते हैं? रोबकार। हाँ जी हाँ जी, रोबकार जाती है ना। जो रोबकारें लिखता कौन है, रोबकारें जारी कौन सा ऐसा करैक्टर है जो रोबकारें लिख रहा है? अहमद है। कितने अहमद एक अदालत में होते हैं? अमली बात क्या है? वो तो उसके साथ अमली बात यह है कि प्राइवेट लोग उसने अनऑफिशियली उसने साथ रखे होते हैं। यानी जब हम किसी को जाकर डील करें तो हमें पता हो कि ये ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है। अब उसका काम यह है कि जज साहब जब लिखते हैं ऑर्डर उर्दू में, तो वो एक आखिरी वर्ड यूज़ करते हैं उर्दू में, होवे। होवे का मतलब ये होता है कि वो अपने अमले को कह रहे हैं कि भी इस तरह करो, रोबकार जारी होवे। यानी वो जो उर्दू में लफ्ज़ है वो एक्चुअल वो अहमद ने उसके ऊपर उसको प्रोसीड करना है और उसके मुताबिक जज साहब का हुक्म बनाना है। अहमद और कौन कौन सी किस्म की रोबकार तैयार करता है? एक रोबकार की किस्में को बताए। एक तो आपने रोबकार बता दी कि रिकॉर्ड मंगाने के लिए जारी करता है। दूसरी रोबकार कौन सी होती है? तलबी की रोबकार होती है। और उसको क्या कहते हैं? कौन सी रोबकार का नाम है उसका? नहीं, मुचलकों का नहीं, रोबकार की बात हो रही है कि एक का नाम तो दे दिया ना कि आपने। कोई और इरफान साहब दसो। रोबकार रिहाई, उसे रोबकार रिहाई कहते हैं। कहाँ जाती होगी रोबकार रिहाई? थाने में नहीं जाती, जेल। और तो बहुत सारे काम हैं। हाँ जी, लेकिन हम सिर्फ रोबकारों की बात कर रहे हैं। अच्छा, रोबकार रिहाई जो है उसके जाने का भी एक तरीकाकार है जेल के अंदर। वो तरीकाकार ये है कि जो सर मैं के मौजूद से कहीं पीछे आगे तो नहीं हो रहा, मतलब मैं मुख्तसर करता हूँ। रोबकार रिहाई जो थाने में जाती है, जेल में जाती है, उसको एक मैकेनिज़्म इन्होंने बनाया है कि सारी रोबकारें इकट्ठी होती हैं, एक सीनियर जज उसको काउंटर साइन करता है, और एक बंदा हर जुरिस्डिक्शन में मौजूद होता है कि जिसका नाम जेल में लिखा हुआ है। जब तक वो बंदा वो रोबकारें इकट्ठी करके जेल में ना जाए तो रिहाई नहीं होती। आपका क्लाइंट है वो कहता है कि मुझे रोबकार ले दो, मैंने बंदा खुद छुड़वाना है जाके, तो ये वो वहाँ पर इससे इस तरह से बंदा बाहर नहीं आता। आप चाहे उसकी कॉपी उसको दे दें, जब तक वो बंदा ना लेके जाए जिसकी अदालत की तरफ से ड्यूटी है। आज हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि ये बेल की थोड़ी सी हिस्ट्री इसमें लिखी हुई है कि बेल का कॉन्सेप्ट जो सबसे पुराना है, इन्होंने वो लिखा हुआ है कि किस तरह से उस वक़्त जो है वो सिक्योरिटीज़ की बात की गई है कि सकरात ने उसकी जो है वो दी थी। सॉरी, नहीं, इसी को देख रहा हूँ मैं, एक सेकंड, सॉरी। इट कैन बी मच फ्रॉम बॉन्ड फॉर इट कैन बी ट्रेस्ड बैक 399 BC। जो प्लेटो था उसने ट्राई टू क्रिएट अ बॉन्ड ऑफ द रिलीज ऑफ सोक्रेटिस, कि सकरात को छुड़वाने के लिए प्लेटो जो था उसने कोई हज़रत ईसा से पहले 399 में सबसे पहले उसको बेल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट दिया कि ठीक है, बेल बॉन्ड का मतलब ये होता है कि अभी मेरे पर जुर्म साबित नहीं हुआ, मैं अभी सिर्फ एक्यूज़ पर्सन हूँ, तो मेरी जो है वो लिबर्टी जो है वो बड़ी अहम है। और हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो प्रोटेक्टेड है वो आर्टिकल 4 और 10 है, कि जहाँ पर हमें ये गारंटी दी गई है फंडामेंटल राइट्स में कि राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और सेफ गार्ड टू अरेस्ट एंड डिटेंशन हमारा आर्टिकल 10 है। यानी जो आइन है वो बड़ा है हमारा, और जो डेलीगेट जो नीचे लेजिस्लेशन है वो सबॉर्डिनेट है। तो जो हमारा आइनी फंडामेंटल राइट है ये हमारा, कि किसी भी शख्स को जो है उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा और डिटेंशन में नहीं लिया जाएगा, तो हमारा जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रोटेक्ट करता है। अब यानी ये अगर ये यहाँ पर वहाँ पर गारंटी दी हुई है, इसलिए बेल बॉन्ड हमारे या बेल का कॉन्सेप्ट हमारे लॉ में मौजूद है। इससे आगे हम बढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ बेल एज एक्सप्लेन बाय जुडिशल प्रेसिडेंट, यही बातें हैं कि जिसमें उन्होंने कहा गया कि लिखा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ बेल इमर्ज फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पुलिस पावर्स टू रिस्ट्रिक्ट लिबर्टी ऑफ अ पर्सन
who is alleged to have committed a crime and presumption of innocence in favor of alleged criminal। तो ये presumption of innocence जो है ना, ये थ्रू आउट फौजदारी मुकदमे में एंड तक साथ चलती है। यानी यहाँ पर जब कोई किसी शख्स पे भी इल्ज़ाम लगता है तो ये हमने तय करके रखा हुआ है कि उससे जो प्रिजम्पशन जो है वो अटैच होगी कि ये इनोसेंट है, और मुद्दई ने पाकिस्तान में केस साबित करना है। इसमें मुलज़िम थ्रू आउट द केस, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम पढ़ेंगे, अदरवाइज़ जो है वो थ्रू आउट द केस जो है वो मुद्दई जो है वो अपने केस को, अनलेस वो स्पेसिफिक प्ली ले लेता है, वो कौन सी सेक्शंस में है जहाँ पे जो फिर ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है डिफेंस पे शिफ्ट हो जाता है। 100 के बाद जो है वो कुछ ख़ास एक्सेप्शंस हैं। जब वो स्पेसिफिक प्ली ले लेगा कि भी मैंने जनाब वो ये किया सेल्फ़ डिफेंस में, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो वक़्त वक़ूआ मानता है, वो जाए वक़ूआ मानता है वो, लेकिन उसके अंदर से निकलने के लिए वो अपनी कोई सर्टन प्ली ले रहा है, तो अब उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है। 99% जो वकला हैं जो फ़ौजदारी वकालत करते हैं वो कोशिश करते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है थ्रू आउट प्रोसिक्यूशन पे रहे, वो ऐसी कोई चीज़ जो है वो पेश करने की कोशिश ही नहीं करते। और जिस वक्त एनालिसिस होता है, केस का फ़ैसला जब होता है, तो इस चीज़ को कोर्ट नहीं देख रही होती कि इसने क्यों अपना जो है वो डिफेंस की एविडेंस नहीं दी, इसने क्यों बरअलफ अपना बयान 340 सब सेक्शन 2 में आके नहीं दिया, यानी वो उसको एक तरह की एक रायत मिल रही होती है। तो जो ये इस डेफिनेशन जो इस जजमेंट में PLD 1998 SC 1 में जो बात बताई गई है कि प्रिजम्पशन चूँकि मुलज़म के साथ अटैच है कि ये इनोसेंट है, लिहाजा अगर ऐसे सर्कमस्टांसिस आ जाएँ कि उसको बेल दी जा सकती है तो फिर हमें उसे दे देनी चाहिए। तो ये एक कुछ चीज़ें वक्त के साथ साथ सेटल डाउन, अगले पे चलते हैं सर। हाँ आगे। अच्छा, इसके बाद ये अगली बात आ जाती है कि बेल दे कौन सकता है। बहुत सादा सी बात है कि कोर्ट ऑफ लॉ ने देनी है, और कुछ कंडीशंस के अंदर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन भी बेलेबल ऑफेंसेस में दे सकता है, और इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। आप में से कोई जानता है एक्सेप्शन ये 107, 151 ये क्या होती है? 107, 150 और 151 क्या है? क्या कोई जुर्म हुआ होता है जिस वक्त ये सेक्शंस इन्वोक होती हैं? अच्छा, मैं बताता हूँ आपको कि 107 में और 151 और 150, ये 107 जो है ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, यानी वो जब जुर्म हुआ नहीं है लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं। और 150 और 151 जो है ये पुलिस का इख्तियार है। 151 में गिरफ़्तार होता है बंदा, 150 में गिरफ़्तार नहीं होता। और स्पेसिफ़िकली 107, 151 जो है इसको हमारी ज़ुबान में कलंदरा कहते हैं। इसे कलंदरा क्यों कहते हैं ये एक अलग डिबेट है, लेकिन उसको हम चलान नहीं कहते। जब 107, 150 या 107, 151 जो है इसको स्लैंग में लोग 750 कहते हैं कि 751 भी कहते हैं, अदरवाइज़ ये 107, 151 है। ये जो दो एक्सेप्शन दी गई हैं ना यहाँ ये लिखा हुआ है 496 में कि बेल आपका हक़ है, लेकिन उसकी दो मुस्तस्नियात बताई गई हैं कहाँ आपका ये हक़ नहीं हो सकता। तो ये जब आप 107 इन्वोक कर रहा है कोई बंदा और 117 इन्वोक कर रहा है, तो उस वक्त मुमकिन है कि ये आपको एज अ राइट बेल ना दी जाए। अब 107 में क्या है कि जहाँ एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस है, दो पार्टियाँ ऐसी एक दूसरे की तरफ आंखें दिखा रही हैं, वो अपना घूर रही हैं, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को ये इख्तियार दिया गया है कि वो चाहे तो उनको गिरफ़्तार करके उनको जो है वो अगले दिन इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे। अब जब इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो वहाँ दो तरह के मुचलके होते हैं। एक मुचलका वो होता है जो हम ऑर्डिनरी बेल के लिए फ़िल करते हैं, एक मुचलका थोड़ा डिफरेंट शक्ल का होता है। हमें चाहिए कि जो अपना डाटा बैंक बना रहे हैं उसमें दो साफ़ सुथरे मुचलके जो उनकी तस्वीरें खींच के पास रख लें, बजाय इसके कि हम पत्तों की बेल कराने जाएँ हमें वो पक्का मुचलका ही ना मिले। देसी ज़ुबान में उसे कच्चा मुचलका और पक्का मुचलका भी कहते हैं। अब मेरा मौजू नहीं है, लेकिन फिर भी बस एक लाइन में ख़त्म करता हूँ कि 107 जो है उसमें क्या होता है, मुलज़िम जब जज के सामने पेश होता है तो अगर वो कहता है कि मैंने इसको ये मेरे पे इल्ज़ाम नहीं है, ये गलत है ये, तो वो 112 की इंक्वायरी करता है और 117 में जाके जो है ना वो इंक्वायरी को चलाता है और 119 में डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो ये जो है वो अगर वो वहाँ पे पहले दिन ही जाकर कहता है कि ठीक है सर मुझे बाउंड डाउन कर दें, तो उसे कहते हैं पक्का मुचलका। अब ये अक्सर लोग वो उसका फॉर्मेट हो रहा है वो पहले दिन ही जाके देख के तो हमेशा के लिए केस ख़त्म कर लेते हैं, और कुछ लोग जो है वकला चलाने के लिए उस मामले को तो वो आम बेल वाला मुचलका दे के तो 2-2 साल उसकी तरीक़ें लिए जाते हैं। तो ये एक्सेप्शन है वहाँ पे कि ऑफेंस हुआ कोई नहीं है, लेकिन आपको ये एक सहूलत नहीं मिलेगी जो 496 CRPC में दी गई है कि आपको बेल छोटे मामलात में बेल ग्रांट हो जाएगी, क्योंकि बेल का मतलब ये बंदा छोड़ेंगे वो फिर जाके लड़ेगा। तो वो बाउंड डाउन करते हैं कि अगर तुम लड़े तो इतने लाख या इतने हज़ार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तुम जो है वो जो पे करोगे। और ज़मानतनामे में भी यही अंडरटेकिंग होती है। ज़मानतनामा जो हम अदालत में भरते हैं
उसको भरना भी आना चाहिए इंडिपेंडेंटली। उसके लेफ़्ट साइड पर ऊपर मुकदमा नंबर बुजुर्म थाना लिखते हैं और नीचे पहला ऊपर वाला हिस्सा मुलज़म की तरफ से होता है कि मैं वल्द फ़लाँ साकन फ़लाँ मैं ये श्योरिटी देता हूँ कि जब मुझे हस्बे हुक्म अदालत में पेश लेने का पाबंद रहूँगा। और नीचे वाला हिस्सा जामन की तरफ से होता है, वो कहता है मैं करैक्टर ए वल्द फ़लाँ और साकन फ़लाँ का हूँ, मैं फ़लाँ बंदे का जामन हूँ और मैं जनाब ये इसको जो हस्बे हुक्म अनटिल ट्रायल में इसको पेश करने का पाबंद रहूँगा। चाहे आप बेलेबल ऑफेंस में मुचलका दें, चाहे आप नॉन बेलेबल ऑफेंस में मुचलका दें, अप टू सेशन कोर्ट मुचलके के लिए वही एक पैटर्न इस्तेमाल होता है। हाई कोर्ट के अंदर जब हम मुचलका देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर रजिस्ट्रार साहब के पास मुचलका होता है और वहाँ पर वो कुछ और परफॉर्मेंस साथ लगते हैं। कुछ मुचलकों की बातें हम जाके गार्डियन कोर्ट में भी करते हैं कि गार्डियन कोर्ट जो है उसमें गार्डियन कोर्ट में जब किसी एक को कस्टडी देता है तो दूसरा मुचलका लेती कोर्ट उससे कि भी तुम उसे मेरी जूरिसडिक्शन से बाहर नहीं लेके जाओगे। कुछ बेल बॉन्ड जब आप सक्सेशन कराते हैं तो वहाँ भी मुचलका देना पड़ता है। ये जो फौजदारी मुचलका ये आसानी से कोर्ट एडमिट कर लेती है, वो वाला थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने आपको एक्सेप्शन बता दी, अब हम आगे चलते हैं। इससे अगला जो है मेरी को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आए तो मैं माजरत ख्वाह हूँ क्योंकि मैं ना तो रेगुलर टीचर हूँ, मैं सिर्फ प्रैक्टिशनर हूँ। अगर कहीं आपको कोई बात लगे कि भी कोई ऐसे आपके तिबा नाजुक पे अगर नागवार गुजर रही हो तो उसे थोड़ा सा आप एक्सेप्ट कर लें। अच्छा, बेल की हम बात थर्ड वाले पे आ गए सर। अब यहाँ पर ना ये मैंने अपनी याददाश्त के लिए कुछ मोटी मोटी बातें लिखी हैं कि बेल जो ऑर्डर है, अब एंटीसिपेशन बेल जो है वो यंग लॉयर जो है उनसे सवाल होता है कि भी मुझे क्या गिरफ़्तारी से FIR से कबल भी कोई बेल का कॉन्सेप्ट है? तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक मैं स्पीकर का लेक्चर सुन रहा था, वो कह रहा था कि थ्योरेटिकली कहीं लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है कि जब तक FIR नहीं होगी कोई बेल ग्रांट नहीं की जा सकती। यानी सिंपल सी बात है, ये प्रिंसिपल है पाकिस्तान के अंदर। लॉ मेकिंग हो जाए, कोई लेजिस्लेशन हो जाए, बात की बात है। इसको क्या कोई शख्स कोर्ट में जाकर ये कह सकता है कि जी मुझे एप्रीहेंशन है कि कल को जो पुलिस स्टेशन फलाना पुलिस स्टेशन है वहाँ पर मेरे खिलाफ FIR रजिस्टर होने वाली है, तो मुझे वो FIR जो रजिस्टर होने वाली है उसमें मुझे प्री अरेस्ट बेल ग्रांट कर दी जाए? क्या पॉसिबल है पॉसिबल? चलिए जी एक आ गया। अच्छा जी, क्या पॉसिबल है? एक इधर भी पॉसिबल है, ठीक है ले सर आ गया सर। नहीं देखें, जो किसी भी शख्स इमरान खान को क्या ये मिली है कि जो FIR हो चुकी है उनमें भी बेल और कल को 1 साल के अंदर जितनी होनी है उन सारों में भी बेल? क्या ये लैंग्वेज आपने जो आपने नॉलेज में नहीं है, लेकिन जो रजिस्टर्ड हो चुकी हुई है, जो कल रजिस्टर होनी है, क्या उनमें भी बेल नहीं? अब बताएं आप, यही हवाला देना था, लैंग्वेज आपने नहीं पढ़ी उस ऑर्डर की। अच्छा, इसमें ये होता है कि हमेशा से नई इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश रहती है, इसीलिए अदालतें बैठी हुई कि अगर कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो 199 में जाके यही लोग एक्सेप्शंस की बात करते हैं कि देखें लॉ में मेरे लिए गुंजाइश मौजूद नहीं है तो मुझे आप रायत दें। तो वहाँ पर 496, 497 और 498 की बात नहीं हो रही होती, वहाँ पर आप 199 में जाते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं कि जनाब, और हमेशा नीचे नोट देना पड़ता है रिट के अंदर कि मेरे पास कोई अल्टरनेट रेमेडी नहीं है, इसीलिए मैं जनाब के पास आया हूँ। तो जाना और कोर्ट को अगर समझ लग जाती है, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बातें हैं ना, कोई ऐसी बात है कि जिससे पूरे मुल्क में डिज़ास्टर हो सकता है, तो वो वहाँ पर अदालतें इसीलिए बैठी हैं कि वो उसको जो है वो अपनी जो स्वाबदीदी इख्तियार है उसको किसी तरह भी इस्तेमाल कर लें। वो हमारा इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन जनरली कोई भी क्लाइंट आगे कहता है कि मुझे लगता है कि वो मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवा रहे हैं, हालांकि यानी ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसको हम फ़िलहाल छोड़ रहे हैं। अच्छा, देयर इज़ नो रिवीजन फॉर बेल ऑर्डर। रिवीजन की हद तक सुप्रीम कोर्ट तक अक्सर ये होता है कि एक ऑर्डर आपका पसंदीदा नहीं है तो या आप उसकी अपील में चले जाएंगे या रिवीजन में चले जाएंगे। जहाँ स्पेसिफिकली अपील मौजूद है लोग अपील में चले जाएंगे और अदरवाइज़ वो उसकी रिवीजन में चले जाएंगे। लेकिन बेल ऑर्डर अगर आपकी मैजिस्ट्रेट से बेल खारिज होती है तो सेशन कोर्ट में ना तो अपील होगी ना रिवीजन होगी, आप उसी सेक्शन के तहत ऊपर जाएंगे, 497 में ही ऊपर जाएंगे। यानी वहाँ पर आपने टाइटल जब बनाना है तो वहाँ पर रिवीजन, बेल ऑर्डर का रिवीजन नहीं होता ना। सेशन कोर्ट से जब आपका बेल खारिज होगी तो हाई कोर्ट में रिवीजन नहीं होगी। और दूसरी बात, जो अपील की हद तक है वो अपील हाई कोर्ट तक अपील नहीं होती, लेकिन हाई कोर्ट से बेल खारिज हो जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट में लीव टू अपील के लिए जाते हैं। वहाँ पर 497, 498 नहीं है, वहाँ पर आपने 30 डेज़ के अंदर लीव टू अपील, लीव का मतलब इजाज़त है कि मुझे अपील करने की इजाज़त दी जाए,
उसकी ड्राफ्टिंग और तरह से होती है, लेकिन वहाँ पर 497 498 में सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जाते हैं। रिवीजन और अपील की हद तक हम क्लियर हो जाएं कि इसके अंदर बेल आर्डर नीचे से खारिज हो जाए तो इसमें नहीं होता, इन्हीं सेक्शनों में हम ऊपर जाते हैं। सर इनसे थोड़ा सा ना क्लियर कर, अगर मजिस्ट्रेट के पास 497 के तहत पोस्ट ट्रस्ट बेल फाइल हुई है, मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दी है, अब आप कहाँ जाएंगे? अपील फाइल करेंगे, रिवीजन फाइल करेंगे, फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? सेक्शन की अब आप सेशन कोर्ट में भी उसी सेक्शन 497 के तहत दोबारा ही बेल फाइल करेंगे, और अगर सेशंस कोर्ट भी आपकी पोस्ट ट्रस्ट बेल खारिज कर देती है तो आप हाई कोर्ट में रिट करेंगे, क्या करेंगे? नो, अब आप दोबारा 497 के तहत ही बेल फाइल करेंगे। मजिस्ट्रेट ने आपकी बेल खारिज की, आप सेशंस कोर्ट में जाएंगे, 497 के तहत दोबारा बेल फाइल करेंगे। सेशंस कोर्ट ने भी बेल खारिज कर दी, अब आप दोबारा हाई कोर्ट में जाएंगे, 497 के तहत ही बेल फाइल करेंगे। लेकिन जिस तरह सर ने कहा कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो अब आप 497 के तहत नहीं जाएंगे, लीव टू अपील होगी, लीव टू अपील हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको क्लियर हो गई है। बेल जब फाइल होती है, बेल खारिज हो जाए या बेल एक्सेप्ट हो जाए, अगर एक्सेप्ट हो जाए कैंसिलेशन मूव हो सकती है, लेकिन उसको अपील या रिवीजन रिट नहीं करते। अच्छा, उसके बाद अगली बात यह है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल एक्यूज ऑफ वन एफआईआर कैन फाइल। अच्छा, एक बात हमने समझ नहीं है कि एक बंदे पर 4 एफआईआर हैं, तो जो 4 एफआईआर हैं उसके ऊपर है ना, तो वो उसमें एक बेल नहीं लगाएगा। यानी ये कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है कि आप एक बेल लिखें, उसमें चारों का हवाल लिखें, 4 एफआईआर हैं उसी दरख्वास्त में डाल के तो बेल मांगें, ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं है। अलबत्ता ये चीज़ मौजूद है कि एक एफआईआर में 8 मुलज़म है, आप 8 की एक दरख्वास्त के ज़रिए बेल लगा सकते हैं। यानी हम इस चीज़ को भी अपने पास नोट डाउन रखें कि ये एक बेसिक जनरल बातें हैं बेल के हवाले से, लोगों को पता है सबको। अब जो है फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एक्यूज पर्सन इज़ नेसेसरी अलॉन्ग विद एक्सेप्शन 498 CRPC। तो यानी बेल के हवाले से जो एपेक्स कोर्ट हैं उनका ख्याल ये है कि जो मुलज़म को तभी मिलेगी जब उसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस जो है वो कोर्ट के सामने हो। अब वो प्री अरेस्ट की शक्ल में उसके सामने हो, पोस्ट टेस्ट की सूरत में चूँकि जुडिशल कस्टडी में ऑलरेडी होता है वो उनके सामने ही होता है, और 496 की हद तक भी जब हम प्री अरेस्ट करवाते हैं तो मुलज़म वहाँ अपीयर होता है। तो इसकी सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? कौन कोई बता सकता है कि जब मुलज़म सामने ना हो और वो फिर भी बेल मांगे? कौन सी प्रोटेक्टिव बेल? प्रोटेक्टिव बेल में तो मुलज़म का होना ज़रूरी नहीं है, पेश होना ज़रूरी है। प्रोटेक्टिव बेल में मुलज़म का पेश होना ज़रूरी नहीं है। कोई बंदा ऐड करे, बोले। अब वो सही कह रहे हैं कि प्रोटेक्टिव बेल की 2 किस्में हैं। एक वो प्रोटेक्टिव बेल है जो एक जुरिस्डिक्शन से दूसरे जुरिस्डिक्शन में जाने के लिए मिलती है। एक वो बेल है जो आप बाहर से आने के लिए आते हैं तो तब वो बेल एप्लीकेशन नहीं होती, वो रिट फाइल होती है। उसमें उस रिट के अंदर आपको एक ख़ास तरीके से आप अपनी रिट फाइल करते हैं और वो आपको मौका देती है कोर्ट, आप साथ टिकट लगाते हैं कि आप लैंड करके अपनी अदालत तक जाने के लिए 2 से 3 दिन मिलते हैं। वो एक एक्सेप्शन है जिसमें मुलज़म पेश नहीं होता, लेकिन हमने उसके अंदर एक गुंजाइश निकाली है कोर्ट ने कुछ प्रेसिडेंट्स के ज़रिए, वो मैंने इसमें आगे आएगी वो मेंशन किया हुआ है। अब हम इन्होंने ये कहा था कि क्योंकि प्रोटेक्टिव बेल में एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट होती है, जी जी मेरा ख्याल यहाँ क्लियर करना ज़रूरी है कि जब एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट होती है तो प्री अरेस्ट बेल भी तभी फाइल की जाती है। अब थोड़ा सा मेरा हाँ जी, प्रोटेक्टिव बेल और ये आगे आएंगी, सारा कुछ आएगा आगे। यानी इस पे हम ये जनरली अब साथ साथ हम चलेंगे तो ये आगे जाके ये सारी बातें नज़र आएंगी, और मैंने कुछ पिटीशंस भी पूरी इसके अंदर दी हुई हैं ताकि आप उसको देख सकें। अब इसके बाद फिजिकल प्रेजेंस और उसकी एक्सेप्शन हमने बात कर ली। अच्छा, 498A CRPC, ये मुझे आपकी वजह से पढ़ने का मौका मिला, प्रैक्टिकली हम इसको पढ़ते नहीं हैं, लेकिन 498A CRPC में फ़िज़िकल प्रेजेंस यहाँ लेजिस्लेशन है हमें पाबंद किया हुआ है। यानी 498 पढ़ते हैं, 496 आप 96, 97, 98 को तो समझ है ना आपको इस चीज़ की। 496 बेलेबल ऑफेंस है, 497 पोस्ट टेस्ट बेल के लिए, और 498 प्री रेस्ट के लिए इस्तेमाल होती है। और 496 भी जो है बेलेबल ऑफेंसेस में हम 496 को इन्वोक करते हैं। यानी ये बेल के हवाले से ये 3 सेक्शन हमें याद होनी चाहिए। और ये जो अगर हम इसे देखें तो 496 से लेके 502 तक बेल्स का कॉन्सेप्ट CRPC में नज़र आता है। अब इसके बाद नो बेल एप्लीकेशन विदाउट वकालतनामा एंड इट्स एक्सेप्शन, कि आप वकालतनामे के बगैर बेल नहीं लगा सकते, लेकिन इसकी कोई एक्सेप्शन बताया गया कि जब वकालतनामे के बगैर भी अदालत आपको सुन ले। क्या बेल में वकील अपना वकालतनामा लगाए बगैर एक्यूज़ की तरफ से बेल फाइल कर सकता है? बोले, ये question है सर। एक पीछे से हाथ खड़ा कर।
लेकिन उसने इख्तियार तो भेज दिया ना किसी को, वकालतनामा तो लगेगा साथ। अब वकालतनामा ना हो मुल्ज़म का और उसकी तरफ से पटिशन फ़ाइल हो। यूजुअली इसकी एक एक्सेप्शन ये है कि जिस वक्त मैजिस्ट्रियल कोर्ट में हम एप्लीकेशन देते हैं, वैसे तो हैबियस में जब जाते हैं 491 में तो मुल्ज़म का कोई रिश्तेदार उसका वकालतनामा लगता है, लेकिन अगर कोई मुल्ज़म 24 आवर में पेश नहीं किया जा रहा तो सेक्शन 100 के लिए हम इन्वोक करने के लिए कि आप लोकली जनाब आप बंदा साथ भेजें जो वहाँ से बंदे को छुड़वाए, तो वकील साहब की स्टेटमेंट बगैर वकालतनामे के, हम कहते हैं हमें अप्रोच नहीं करने दे रहे, हमारी बात सुनी जाए, तो वहाँ वकालतनामे के बगैर भी मैजिस्ट्रियल कोर्ट में इंटरटेन किया जा सकता है। एक्सेप्शनल हालत यह है कि मुल्ज़म को डिटेन किया गया, थाने में एक्सेस नहीं दी जा रही, मुल्ज़म का फंडामेंटल राइट है कि वो उसका वकालतनामा अपना वकील मर्ज़ी का करे, वो जब उसको मौका नहीं मिलता तो मैजिस्ट्रियल कोर्ट में बगैर वकालतनामे की भी दरख्वास्त दे सकते हैं कि भी मैं एक ज़िम्मेदार एडवोकेट हूँ, मैंने अप्रोच किया, मुझे वकालतनामा भी कराने नहीं दे रहे। अब जैसे रिसेंट बाय इनोवेशन थी कि ये जब इमरान खान साहब का वाक़या हुआ तो कुछ लोगों को गिरफ़्तार करके उन्होंने जेल में बराए शनाख्त परेड भेज दिया। देखिए ये भी अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ था कि अगर आपकी गिरफ़्तारी ना डाली जाए, बल्कि ये दरमियानी हैंगिंग पोजीशन होती है कि आपको पुलिस पकड़ती है, वो कहती है कि आप सस्पेक्टेड हैं, आप हैं नहीं हैं, तो आप इनको शनाख्त परेड के लिए आर्टिकल 22 जो है उसमें इन्वोक करके उसको जेल में भिजवा देते हैं और जेल में भी सेपरेट रखते हैं कि इससे ना इसकी मुलाकात होगी, ना खाने के लिए इसको कोई चीज़ सामान जा सकता है, बहुत एक्सेप्शन में उसको सामान मिलता है। तो उसका वकालतनामा भी टेस्ट नहीं हो रहा था कि ओके भी आप भेजते हैं तो, लेकिन ऐसी सूरत में आप डायरेक्ट रिट में भी जा सकते हैं। कुछ लोग ऐसी कैफियत में डायरेक्ट रिट में भी गए कि जनाब हमारे मुल्ज़म तक तो एक्सेस ही नहीं करने दे रहे हमें, तो लेकिन उसमें उनके रिश्तेदार मौजूद थे, बहन की तरफ से, भाई की तरफ से रिट्स हुई उसके अंदर। लेकिन वो एक ही जगह मैंने देखा कि जब हम जाके सीधी एप्लीकेशन दे देते हैं कि जनाब मुल्ज़म थाने में बैठा हुआ है और उसको जनाब आप प्रोड्यूस करने का ऑर्डर करें कि 24 आवर में वो प्रोड्यूस हो। अब उसके बाद जो है वो बेल इज़ आलवेज़ इनकॉग्निजेबल ऑफेंस एंड इट्स एक्सेप्शन, कि ये एक मोटी सी बात है कि ऑफेंसेस जो हैं वो दो तरह के हैं, एक काबिल दस्तअंदाज़ी हैं, एक नाकाबिल दस्तअंदाज़ी हैं। कोई एक बंदा बताएगा वो कौन से होते हैं दस्तअंदाज़ी, कौन से नाकाबिल दस्तअंदाज़ी? गिरफ्तारी होती है, कॉग्निजेबल होती है, नॉन कॉग्निजेबल होती है जिनमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती, जैसे फ्रॉड, जालसाजी, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। नॉन अच्छा, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में FIR रजिस्टर्ड होती है? जी सर होती है। और कोई बताए? नहीं, सवाल यह है कि क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR होती है? कौन कहते हैं होती, हाथ खड़ा करें। कौन कहते हैं नहीं होती, हाथ खड़ा करें। ज़्यादातर कह रहे हैं जो मर्ज़ी करें। नहीं सर, ये हमें समझना चाहिए कि हमेशा FIR कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है। आप 154 को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा पर्चा ही उसमें होना है। अगर नाकाबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस है जुर्म है तो उसमें तो FIR होनी नहीं है, उसका तो प्रोसीजर ही सेपरेट दिया हुआ है। हम ये कहते हैं ना कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, तो FIR नॉन कॉग्निजेबल केस में तो FIR ही रजिस्टर नहीं होती, तो गिरफ्तार कैसे कर सकती? पुलिस रिपोर्ट होती है जो वो एक अलग से प्रोसीजर है कि उसमें क्या होगा, लेकिन ये 154 तभी इन्वोक होगी, उसका लैंग्वेज ये कहती है कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। और कहाँ से पता लगेगा कि ऑफेंस कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल है? शेड्यूल में दिया हुआ है, सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ है। वो जो शेड्यूल है वो बताता है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है। और FIR दर्ज हो गई है किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, मुल्ज़म गिरफ्तार है, जज साहब के सामने खड़ा है, तो हम वहाँ पे क्या रिक्वेस्ट करेंगे? ऊंची बोलें। अच्छा, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जज साहब के सामने खड़े होंगे, क्या मांगेंगे? और क्वेश्चन मैजिस्ट्रेट साहब से। ये टर्म्स हैं, ये हमें ना सीखनी चाहिए। हाँ जी, आपने हाथ खड़ा किया। चालान, वो डिस्चार्ज, हाँ जी, वो दुरुस्त कह रहे हैं। इसमें ये होता है कि ये स्लैंग्स हैं कोर्ट की, नया नया जब बंदा आता है ना तो वो चीज़ों को मिक्स कर जाता है। मतलब जो पुराने हैं उनको पता है कि क्वेश्चनमेंट का लफ्ज़ ही हाई कोर्ट में इस्तेमाल होता है, कैंसिलेशन पुलिस करती है पीछे जाके। मैजिस्ट्रेट साहब के पास मैंने आपको पहले बताया कि 3 ही ऑप्शन है, या जुडिशल भेजेगा, या फिजिकल रिमांड, या मुल्ज़म 63 में डिस्चार्ज कर दे। और फिर उसके बाद फिर फर्दर प्रोसेस होगा, अगर उसकी कैंसिलेशन बनती है या पर्चे को खारिज करते हैं, वो पूरा एक मैकेनिज़्म है। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि ना, जो इसकी एक एक्सेप्शन भी है कि बेल आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस के अलावा भी कहीं से मिल सकती है। वो कब? पुलिस भी छोड़ सकती है अगर मुनासिब। वो तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो छोड़ती है ना, वैसे तो पुलिस पकड़ ही नहीं सकती कॉग्निजेबल के अलावा। तो वो बताएं कि कब ऐसा होता है
कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस भी नहीं होता और जो, हाँ जी सॉरी, वो कब, उसके आगे फिर बात है। प्राइवेट कंप्लेंट तो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को होगी सेक्शन 200 में। उसके अंदर एक इनोवेशन है प्राइवेट कंप्लेंट में कि कोर्ट ने किसी को तलब कर लिया और उसके वारंट गिरफ्तारी निकल आए तो वो फिर जाके प्री रेस्ट कराएगा और उस प्री रेस्ट में वो बेल बॉन्ड देगा। यानी जब किसी कोर्ट ने किसी को बुलाया हुआ है और उसके वारंट गिरफ्तारी निकल आए, फिर ये नहीं देखा जाएगा कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस था या नॉन कॉग्निजेबल था। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कौन ट्रायल करता है? कौन सा मजिस्ट्रेट? वलदा बिठाए हुए हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, तो फिर उसको प्रोसेस कैसे किया जाएगा? किस ज़रिए से किया जाएगा? कैसे होगा? मैकेनिज़्म क्या है? फिर वो उसके ऊपर क्या करेगा? वो उसके ऊपर सर पहले तो करेगा, उसके बाद उसका जो है एक ऑप्शन ये इन्होंने बताया कि वो जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का ऑप्शन है वो प्रोसीजर होगा, पुलिस नहीं करती। दूसरा ऑप्शन सेक्शन 200 है कि हम 200 के तहत जाके कोई भी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को डायरेक्टली कर सकते हैं सेक्शन 200 के अंदर आके। तो अब अगली बात पे हम जाते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ श्योरिटी बॉन्ड हमने डिस्कस कर लिया, इससे पहले गुफ्तगू में आ गया जो सामने आपके नज़र आ रहा है कि वो क्या चीज़ है। उसके बाद रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर इन बेल, कि बेल के अंदर एक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल है। बेल जो है वो जब फाइल हो जाती है तो वो नोटिस करती है कोर्ट। नोटिस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी 497 में ही लिखा हुआ है कि वहाँ पर उसमें लिखा हुआ है कि नोटिस किया जाएगा एटलीस्ट 24 आवर का। अब 24 आवर में एक बॉडी जो गवर्नमेंट ने बनाई है, बाहर के ममालिक में से क्राउन कहा जाता है, पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन कहा जाता है। प्रोसिक्यूशन पुलिस और अदालत के दरमियान एक अदारा है। वो अदारा ग्रो हो रहा है, अभी वो बढ़ रहा है, छोटा सा पौधा है, बड़ा हो रहा है। तो वो प्रोसिक्यूटर जो है उसका एक रोल है अदालतों में, वो मुद्दई के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत में मौजूद होता है। और वो प्रोसिक्यूटर का रोल ये है कि जिस वक्त आप आर्गूमेंट करेंगे तो वो मुद्दई की साइड से वो आर्गूमेंट करेगा, और उसके अलावा वो रिकॉर्ड को प्रोक्योर कर रहा होता है कोर्ट के कहने पे। और लोअर कोर्ट में वो ADPP कहलाता है, और सेशंस कोर्ट में जब जाएँ तो वो DDPP कहलाता है। जब आप हाई कोर्ट में जाएँ तो वो फिर DPG कहलाता है, और वहाँ पर APGs भी हैं, DPGs भी हैं और PGs भी हैं। ये फौजदारी साइड पर अदालत के अंदर अगर आप बेल हाई कोर्ट में लेके जाएंगे तो ये सरकार का मैकेनिज़्म मुद्दई के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वहाँ पे मौजूद रहता है। और अदालत के अंदर जो पुलिस फाइल है वो भी प्रोसिक्यूटर का जो एसोसिएट है, जिसको मैंने पहले इंट्रोड्यूस कराया कि वो अदालती नायब कोर्ट है, वो उसके जूनियर होता है और वो कस्टोडियन है उस रिकॉर्ड का। हमें कोई भी शख्स अगर हायर करेगा तो हमें पता हो कि हमने जो 2 फाइलें लेनी है, जुडिशल फ़ाइल और पुलिस फ़ाइल, वो कैसे लेनी है। हम मुद्दई की तरफ से हैं तो ऑफिशियली जो पुलिस फ़ाइल की एक्सेस हमें अलाउड है। अगर हम मुल्ज़म की तरह हैं तो कानूनन हमें पुलिस फ़ाइल की एक्सेस हमें नहीं है। हमें सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जो हम 241A में या वो 265C में कोर्ट हमें देगी। कानूनन हम पुलिस फ़ाइल को बतौर मुल्ज़म एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड वो नाइब कोर्ट होगा, और उसका जो सीनियर है वो जो प्रोसिक्यूटर है वो उसका सबॉर्डिनेट होगा, और नए आने वाले चालान भी वो लोग फॉरवर्ड करते हैं। यानी ये छोटा छोटा रोल है। मैं बेल की हद तक सिर्फ बता दूं कि उन्होंने मुद्दई की तरफ से आर्गूमेंट करने होते हैं अदालत के अंदर। अब कॉन्सेप्ट ऑफ नोटिस जो है वो मैंने नीचे मेंशन कर दिया है। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये 497 में से उठाया गया है। द सेकंड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 497 puts a condition that accused shall not be released on bail unless prosecution has been given notice to show cause why such accused not be so released। यानी ये कानून के अंदर जब हम 497 की बेल आर्गू करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया नोटिस का। अब यहीं पर ही ईवल स्टार्ट हो जाता है कि यह नोटिस के साथ लिखा नहीं होगा कितनी देर का नोटिस होगा। अब लोअर कोर्ट के अंदर ये होता है कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें तो सेम डे बेल हो जाती है। वहाँ पर एक कन्वेंशनल बात है कि हमें पता होता है कि ये वाले ऑफेंसेस सेम डे होने हैं और इसके लिए कल का नोटिस होना है। तो जो नोटिस है अगर वो सेम डे को करवा ले तो वो उसको जो है ना वो बंदा रिलीज़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं हुआ कि वो जो नोटिस 24 घंटे का होगा, वो नोटिस घंटे का भी हो सकता है। तो ये कोर्ट का स्वाबदीदी इख्तियार है। यहाँ पर अब्यूज़ ऑफ लॉ होता है, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ होता है कि जो ईवल है वो रास्ते ढूंढता है। वो कहता है कि मैं अदालती अहदेदार कर लो, अगर आम बंदा जाएगा तो कल का नोटिस हो जाएगा, अदालती एहलकार जाएगा तो सेम डे हो जाएगा। तो ये जो ईवल या अब्यूज़ है वो लॉ के अंदर हमेशा गलती रहती है। लॉ अगर अपग्रेड हो जाए तो ईवल ही ख़त्म हो जाए।
यानी जब मैं प्रैक्टिस में आया था वो कहते थे ये वाले ऑफेंस में अगर आप बेल करा देंगे तो आज करा देंगे तो 10,000 ले लें, कल कराएंगे तो 500 मिलेगा। यानी ये यहाँ पर ये 497 में ये गुंजाइश दी गई है कि नोटिस लाजमी होगा, पर कितनी देर का होगा। अब वहाँ पर यानी ये इसको मिसयूज़ किया जाता है लोअर कोर्ट्स के अंदर, और बेल के अंदर बहुत सारे जो हकूक़ हैं वो सल्ब कर लिए जाते हैं जो यंगस्टर्स के हैं, कि वो उनको पता नहीं होता, वो जाते हैं, नोटिस हो जाता है, कोई सीनियर जाता है, उसको सेम डे बेल मिल जाती है। वहाँ पे यही कहानी होती है, यानी इस इख्तियार का अब्यूज़ किया जाता है वहाँ पे। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्यूज प्रोवाइजो इज़ टू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द राइट ऑफ द कंप्लेनेंट साइड एंड थ्रू दिस कोर्ट कैन हैव अ टेंटेटिव असेसमेंट ऑफ प्रिवेलिंग सिचुएशन। यानी ये बेसिकली मुद्दई के हक़ को का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है कि कोई शख्स आगे कहता है मुझे ज़मानत दे दी जाए, तो जो ज़मानत के ग्राउंड्स हैं वो यहाँ पे इसके अंदर उसको पहले पता होना चाहिए ताकि वो डिफ़ेंड करे। 24 आवर का टाइम मिलता है। उसके बाद हाउ टू प्रोक्योर द रिकॉर्ड, कि अब यहाँ पर कानून तो ये कहता है कि हमें जो है वो रिकॉर्ड जो है वो प्रोसिक्यूशन पेश करेगी। ये भी एक अलमिया है कि पुलिस ने ही पकड़ा हुआ है और प्रोसिक्यूशन ही कंट्रोल कर रहा है, वो रिकॉर्ड नहीं आता, आर्गूमेंट नहीं होते।